संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन का मामला उसमें आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर को पूरा राइट है कि वो उस मामले की जांच करे। उसको अगर पॉलिटिकल वेंडेटा का कोई नाम दे दे, उसको अगर ये कह दे किसी पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, इसको अगर कह दे परिवार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बातें ओवर रूल हो जाती, क्योंकि कानून की नजरों में, कानून के सामने अगर आप देखेंगे तो सभी लोग इक्वल हैं। सर, महाराष्ट्र सरकार में एक के बाद एक फ्रॉड निकल कर आ रहे हैं और आज किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आज कह दिया कि अभी तो संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत का नाम आया और इसके बाद अभी सरकार में से और भी बड़े नेताओं का नाम आ सकता है। उन्होंने बड़े नेता पर संदेश भी जताया है। देखिए, जब कोई ऑर्गेनाइज्ड घोटाला होता है तो ऑर्गेनाइज्ड घोटाले में सरकार के कुछ नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेसी के कुछ नुमाइंदे और कुछ ऐसे उस मॉडल पे काम करने वाले लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं। ये जो पूरा मामला है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब कभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो नोडल एजेंसी है, जो जांच कर रही इस तरह के हवाले के पैसों की, उसके सामने अगर कोई बात आती है या किसी के अगेंस्ट एविडेंस आता है तो नेचुरल तौर पर उसको समन दिया जाना एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन का मामला उसमें आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर को पूरा राइट है कि वो उस मामले की जांच करे। उसको अगर पॉलिटिकल वेंडेटा का कोई नाम दे दे, उसको अगर ये कह दे किसी पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, इसको अगर कह दे परिवार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बातें ओवर रूल हो जाती, क्योंकि कानून की नजरों में, कानून के सामने अगर आप देखेंगे तो सभी लोग इक्वल हैं। और जब कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी अगर इस तरह के कार्य करती है, जो जांच कर रही है और जांच में अगर किसी को बुलाती है, तो वो कानून के मुताबिक एक राइट होता है, एक संवैधानिक राइट होता है, एक लीगल राइट होता है, एक कानूनी राइट होता है कि वो उसको बुलाए और जांच में हर किसी को सहयोग करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन हो किसी मामले की, तो जिस किसी को भी जांच के लिए बुलाया जाए तो जांच में उनका सहयोग करने का कर्तव्य होना चाहिए। सर, आपने कहा कि सहयोग करना चाहिए, पर यहाँ पे जिस तरीके की संजय राउत की वाइफ जो वर्षा राउत है, उनकी जो हरकतें देखने में सामने आई, उनमें तो ये था कि वो हर बार नया बहाना बना रही थी और हर बार ईडी के सामने जाने से डर रही थी। और जब वो गई तो जब भी ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि 3 घंटे के बावजूद भी पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, पूछताछ में कितना लंबा समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से बिंदुओं पर पूछताछ होगी, वो सारे बिंदु इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है। तो अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्हें लगता है कि 3 घंटे की पूछताछ से कुछ भी प्रश्न नहीं आ पाया है या उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं आ पाए हैं या और भी जो स्कैमर्स इनमें इन्वॉल्व हैं उनका नाम नहीं आ पाया है, कोई एविडेंस नहीं आ पाया है जिसकी उनको एक्चुअल में ज़रूरत है, तो वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कस्टडी में तो लिया नहीं, और जांच में पूछना, जांच में सहयोग करना हर किसी का कर्तव्य होता है। सर, अभी जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जैसे भी हर किसी इंसान को हर सहयोग करना चाहिए ईडी का, अगर उसका नाम आता है यहाँ पर, अगर ईडी सम्मान करती है संजय राउत की वाइफ को, तो संजय राउत ये कहते हैं कि बीजेपी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है, औरतों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। जब कंगना राउत के लिए इस तरीके का जो अभद्र भाषा का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था इन्होंने, तब इन्होंने ये सारी चीजें याद नहीं आई थी। बीएमसी ने 24 घंटे के अंदर वर्षों पुराने मकान को कंगना राणावत को तोड़ दिया था, और तोड़ते समय कौन से कानून का, कौन से नियमों का हवाला दिया था। 64 दिनों तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, जो कि शायद इस देश की सबसे पहली ऐसी इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी जिसमें जांच ही किसी केस में कंप्लीट नहीं हुई। तीसरा, अगर आप देखिए तो एक के बाद एक जो एविडेंसेस, जो जिस समय सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो है जांच में सहयोग नहीं कर रही है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी कौन से प्रावधानों के तहत हुई है? क्लोज्ड केस में, जिसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। क्लोज्ड केस में बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के तुरंत घर से जाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके सीईओ को 100 घंटे तक कस्टोडियल इंटरोगेशन में रखा जाता है। तो वो ये वही सरकार, वही लोग अगर इस तरह की बात करें और ये कहें कि नहीं साहब परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बातें मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि जब तक कि किसी मामले की, किसी स्कैम की, किसी भी कानूनी रूप से पूरी तरह जांच पूर्ण नहीं हो जाए, तो जो भी उसके प्राइम सस्पेक्ट हैं, उन प्राइम सस्पेक्ट को उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि उनको कुछ इनक्रेडिबल एविडेंस मिला है उसकी जांच में, तो उनको पूरा राइट है कि उसकी जांच कर सकते हैं। अब इसको चाहे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दे दें, चाहे ये कह करके एक सहानुभूति ले पब्लिक के बीच में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पॉलिटिकल दुर्भावना से ग्रसित होकर के अटैक कर रही है, परंतु कानून की नजरों में अदालत को आखिरी में तय करना है कि वो उनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो सही हैं, तथ्यात्मक हैं या नहीं हैं।
सर यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अब अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ईडी बार बार समन कर रही है संजय राउत की वाइफ को, तो क्या संजय राउत तो फिर से ये बात कहेंगे कि ईडी इन्वॉल्व क्यों हो रही है, ईडी सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हाई कोर्ट ने इनको लेकर सवाल उठाया था, या फिर महाराष्ट्र के किसी भी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया था, तो यही संजय राउत थे जो ये कह रहे थे कि हर मामले में कोर्ट हस्तक्षेप क्यों करती है। ईडी एक प्राइम नोडल एजेंसी है देश की, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है देश की, जो देश में इस तरह के मामले, जो ऐसे ट्रांजैक्शन, जो शेम ट्रांजैक्शंस हैं या जिन ट्रांजैक्शंस में करप्शन या कुछ हुआ है या कहीं पर नियमानुसार ट्रांजैक्शंस नहीं, उसकी जांच करने के लिए ये सरकार द्वारा अधिकृत एक संस्था है। तो इसकी सवाल पर उठाना, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करना, ये सब समझता हूँ मैं कि एक राजनीति का दांवपेच है, जो दांवपेच खेला जा रहा है। परंतु मैं तो ये चाहूँगा कि एक देश का नागरिक होने के नाते वर्षा राउत जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर उनको किसी बात के लिए, किसी तथ्य पर जांच करने के लिए बुलाते हो, वहां जाएं और उसमें उसका सहयोग करें। ईडी अगर समन करती है तो संजय राउत धमकी वगैरह देते हैं और ये कहते हैं कि हर एक शिव सैनिक जाके देख लेगा। तमाम तरीके की धमकियां जो लेके दी जाती हैं संजय राउत की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बुलाया जा रहा है उनकी वाइफ को, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की धमकियां देते हैं वो। कानून के आगे देश का कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो है छोटा है, देश का कानून सबसे बड़ा है। और अगर इस तरह की बातें करते हैं तो शायद वो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, एक चुनी हुई सरकार की संवैधानिक संस्था के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, एक संविधान के ऊपर विश्वास नहीं, कि संवैधानिक संस्था जो जांच करती है इस तरह के मामलों की, इस तरह के ट्रांजैक्शंस की, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये सब उनका व्यक्तिगत बयान है, उस व्यक्तिगत बयान पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा श्रेयन जी कि इस मामले की जाँच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और वर्षा राउत जी को इसमें सहयोग करना चाहिए। सही, मैं फिर से अपने पहले सवाल पर आऊंगी। सर, ये पहली बार नहीं है कि इस सरकार में जितने भी लोग हैं वो पहली बार स्कैम में शामिल हुए हों। इससे पहले भी बीएमसी में एक घोटाला हुआ था जो 900 करोड़ रुपए का घोटाला था। तमाम तरीके के घोटाले सरकार में देखने को मिले हैं, पर उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए ईडी को हमारे पीछे लगा दिया, या फिर हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इसके पहले भी आदर्श कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, आप उसे देख लीजिए। ये घोटाला 900 करोड़ रुपए, फिर जब आपने बीएमसी का घोटाले की बात की, उस घोटाले को देख लिए, तमाम एक के बाद एक घोटाले ऐसे होते रहते हैं। तो इन घोटालों की अगर जांच कोई संस्था कर रही है, किसी प्रकार के शेम ट्रांजैक्शन की जांच कोई संस्था कर रही है, तो वो उसमें सहयोग करने का काम इस देश के हर नागरिक का है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो। अब संजय राउत जी और उनकी पत्नी खास आदमी है, परंतु वो खास आदमी के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया, कानून वही सबके लिए सेम है। और रही बात संजय राउत जी की और उनकी बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से पुलिस ने एक के बाद एक जो है केसेस रजिस्टर किए, बिना किसी तथ्यों के लोगों को इंटरोगेशन के नाम पर घंटों रखा, तो ये बात जाहिर तौर पर सामने आती है कि इनका जो कार्य है वो कितना कानूनी और कितना तर्कसंगत है। जनता ने देखा, पब्लिक ने देखा, कोर्ट्स ने उसको क्रिटिसाइज किया, तो ये सारी बातें हैं। परंतु मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। मैं फिर से अपने पहले सवाल पर आऊंगी। किरीट सोमैया ने भी यहाँ पे बड़ा दावा किया है, जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो वर्षा राउत का नाम आया और उसके बाद ईडी को कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है जिसके बाद अभी कुछ ही दिनों में शिवसेना के एक बड़े नेता का, जो भी एमपी रह चुके हैं, एक्स एमपी रह चुके हैं, उनका नाम भी आ सकता है इन सारी चीजों में। देखिए, ये किरीट सोमैया जी का बयान है तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे, उसके आधार पर कहा है। परंतु मैं तो ये कहूँगा कि जब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी मामले को, किसी तथ्य को सामने लेकर के नहीं आती है, तब तक ये बयान मेरा तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस बयान का कोई मायने है। वो मायने तब होगा जब वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम से आगे निकल करके तथ्यों के ब्लेम गेम पर और कानून पर आएगा। सर, एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल, कि जिस तरीके से इस सरकार को लेकर खुलासे हो रहे हैं और जितनी भी अगर सोशल मीडिया पर हम देखें तो तमाम तरीके की बात लोग इस सरकार को लेकर कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके का जो रवैया है और जो लैंग्वेज है वो जो उद्धव ठाकरे की और संजय राउत की बदलने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी जनता के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में, या जो स्कैमर्स होते हैं स्कैमर्स को बचाने में, या अपने किसी विभाग की अक्षमता को दबाने में रहे, तो आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार का शासन वहाँ चल रहा होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद किसी ना किसी
घोटाले में, किसी ना किसी स्कैम में, किसी ना किसी प्रकार के कंट्रोवर्सीज में सरकार का नाम आ रहा है, तो सरकार विकास के कार्य करने के बजाय ऐसे लोगों को किसी को घर से उठा रही है, किसी को क्लोज केस में पकड़ के लेकर के आ रही है, किसी को 100 घंटे तक कस्टोडियल इंटरोगेशन के नाम पर बिठा रही है, और कब की ईडी या कोई अगर संस्था, संवैधानिक संस्था जांच की बात करती है तो उसको पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दे रही है, एक परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और परंतु मैं ये समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कानून में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, और कानून अगर अपना कार्य करता है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद सर।